नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश में यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया है। इस अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की कल्पना को साकार करने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिला है। उन्होंने इसकी तुलना मां गंगा की गंगोत्री से करते हुए कहा कि जैसे गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जीवन देती है, वैसे ही समान नागरिक संहिता भी पूरे देश को समानता और न्याय का मार्ग दिखाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून समाज में समान अधिकार और एकता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है और आने वाले समय में अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेंगे। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री पूरे देश को आने वाले समय में लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड का आज देश भर में प्रसारण किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड में भी लोगों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के माध्यम से समाज, पर्यावरण और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले लोगों के कार्यों को देश के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात के हर एपिसोड से प्रेरणा मिलती है और ये कार्यक्रम कर्मयोगियों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मन की बात में राज्य के कार्यों, उच्च हिमालयी क्षेत्रों की गतिविधियों, महिलाओं और युवाओं के प्रयासों को देश दुनिया के सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवंबर के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा को विशेष रूप से शामिल किया था और स्वयं भी यात्रा में भाग लेकर उसका संदेश दिया। इसके बाद राज्य में पर्यटन को नई गति मिली है। पहले जो रोजगार और व्यवसाय सीमित महीनों तक रहते थे, अब वे धीरे धीरे वर्ष भर चलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से उत्तराखंड की पहचान पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में और भी मजबूत हो रही है। मन की बात का 130वां एपिसोड आज यहाँ पर सभी देशवासियों ने देखा और वहीं हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा और उनके हर एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उससे प्रेरणा मिलती है, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे समाज जीवन का क्षेत्र हो या सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अनवरत रूप से लगातार एक कर्मयोगी की तरह काम करने वाले लोगों के द्वारा, साधकों के द्वारा जो बहुत शानदार काम अपने जीवन में किए जाते हैं, उन सभी को देश और समाज के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी के मन की बात के एपिसोड में होता है। और हम उत्तराखंड के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे एपिसोड में उत्तराखंड का अलग अलग, चाहे वो हमारा यहाँ का उच्च हिमालयी क्षेत्र हो, वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ हों, महिलाओं के क्षेत्र में होने वाले काम हों या सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में बहुत सारे नौजवान युवाओं के द्वारा किए जाने वाले प्रयास हों, उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के एपिसोड में शामिल किया है। पिछली बार हमारी नवंबर के मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने शीतकालीन यात्रा को प्रमुखता से उसका अपनी मन की बात के कार्यक्रम। राज्य में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं, वहां जांच कराई गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिस कार्य संस्कृति को अपनाया गया है उसी को उत्तराखंड में भी हर विभाग और हर काम में लागू किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि काम में किसी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की नीति साफ है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ ही विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। देखिए, मैंने चूंकि पहले ही कहा है कि कहीं पर भी कामों में किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितताएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कहीं पर भी अगर इस प्रकार की अनियमितताएं आई हैं तो सख्ती से उस पर जांच भी हुई है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी हुई है। और ये सीधा सा एक कार्य व्यवहार है हम लोगों का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, उसको उत्तराखंड के अंदर भी हम हर एक विभाग में, हर काम में उसको लागू करना चाहते हैं कि काम के साथ कोई लापरवाही नहीं, कोई अनियमितताएं नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अगर इस प्रकार की अनियमितताएं होंगी, लापरवाही होगी, भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन का फोकस इस बार यात्रा को पहले से और ज्यादा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर है। पिछले वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन है और ये केवल राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रा की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बसंत पंचमी को कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है और महाशिवरात्रि को केदारनाथ सहित अन्य धामों के कपाट खुलने की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इस साल चारधाम यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर और सुखद अनुभव बने। चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और ये लाइफलाइन उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी आस्थावान लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, तीर्थयात्री इसमें भाग लेते हैं। उनकी सुविधा उनको प्राप्त हो, उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के, किसी बाधा के, किसी परेशानी के संपन्न हो। उसके साथ साथ क्योंकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं हमारे, उन अनुभवों को आगे आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा के जो काम हैं उन यात्रा के कामों में हम सम्मिलित करें कि किस प्रकार से और अच्छा हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने यात्रा की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि जब भी एक यात्रा पूरी होती है और अगली यात्रा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। और अभी बसंत पंचमी को कपाट खुलने की तिथि भी तय हो गई है और शिवरात्रि को केदारनाथ जी के और अन्य कपाट खुलने की भी तिथियां हो जाएंगी। तो हमारी पूरी तैयारी होगी कि यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो और सभी के लिए एक अच्छा। धर्मनगरी हरिद्वार के प्रमुख तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर आज हिंदू महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु, साधु संतों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संतों की उपस्थिति ने महासम्मेलन को और विशेष महत्व दे दिया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा विधायक मदन कौशिक भी कार्यक्रम में शामिल होकर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हर की पौड़ी क्षेत्र आज धार्मिक नारों, जय घोष और मंत्रोच्चार से गूंज उठा है। समारोह के दौरान धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के महत्व से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा रही है और उपस्थित लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी है। पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हर की पौड़ी पर उपस्थित लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु, कार्यकर्ता और संत सभी अपने अपने तरीके से धर्म,
संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना है, बल्कि समाज में राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति के प्रति सम्मान और जागरूकता को भी बढ़ाना है। हरिद्वार प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और अन्य सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह महासम्मेलन धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में हरिद्वार की पहचान को और मजबूत करेगा और उपस्थित लोगों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा। देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी अजय सिंह ने मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समारोह की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रवेश बिंदुओं पर सघन चेकिंग की जाए और किसी भी तरह की ज्वलनशील या संदिग्ध सामग्री को परेड ग्राउंड के अंदर ले जाने की अनुमति ना दी जाए। इसके लिए मेटल डिटेक्टर, हैंडल्ड स्कैनर और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सहित कुल 10 प्लाटून हिस्सा लेंगी, जिनकी रिहर्सल को लेकर भी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। एसएसपी ने परेड मार्ग, मन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। दर्शकों और अतिथियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस को विशेष योजना के तहत ड्यूटी लगाने को कहा गया है। एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमामय तरीके से संपन्न कराना पुलिस की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर पहलू पर गंभीरता से काम किया जा रहा है, ताकि देहरादून में गणतंत्र दिवस समारोह पूरी शांति और उत्साह के साथ मनाया जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई है। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली को उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ कोतवाली चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश भर में कराए जाने वाले वार्षिक सर्वे में ज्वालापुर कोतवाली ने सभी निर्धारित मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि से न केवल हरिद्वार पुलिस बल्कि पूरे जिले में उत्साह और गर्व का माहौल है। गृह मंत्रालय द्वारा कराए गए इस सर्वे में देश भर की कोतवालियों का मूल्यांकन किया गया था। सर्वे के दौरान क्राइम कंट्रोल, बेहतर कानून व्यवस्था, जन सुनवाई की गुणवत्ता, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और दस्तावेजों के सुव्यवस्थित रखरखाव जैसे कड़े मानकों पर ज्वालापुर कोतवाली को परखा गया। इन सभी बिंदुओं पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ज्वालापुर कोतवाली ने उत्तराखंड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा ज्वालापुर कोतवाली की पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान पुलिस कर्मियों के मनोबल को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये पूरे पुलिस विभाग के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय के सर्वे में ज्वालापुर कोतवाली का प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना टीम वर्क, अनुशासित पुलिसिंग और जनता की सेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है। एसएसपी ने कहा कि हरिद्वार पुलिस कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और आमजन का विश्वास बनाए रखने के लिए लगातार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर रही है। ज्वालापुर कोतवाली की सफलता को हरिद्वार पुलिस के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में और बेहतर पुलिसिंग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। द्वारा प्रतिवर्ष सर्वोच्च थानों का चयन किया जाता है, जिसमें विभिन्न मानकों के अनुसार
थाने के रखरखाव, थाने में क्राइम की स्थिति, थाने में उनके द्वारा किए जा रहे निरोधात्मक कार्रवाइयाँ और विभिन्न पैरामीटर्स पे एक सर्वे किया जाता है जिसमें बेस्ट जो थाना चुना जाता है। इस मामले में मैं हर्ष से बताना चाहता हूँ कि इस हर्ष ये उत्तराखंड में बेस्ट थाना ज्वालापुर चुना गया है, जो हमारे न सिर्फ हरिद्वार जनपद के लिए बहुत गौरव का पल है, बाकी उत्तराखंड पुलिस के लिए भी एक गौरव का पल है कि सर्वोच्च थाने के रूप में क्योंकि ज्वालापुर थाने में हर हेड पे काफ़ी काम है। मैं समस्त पूरी टीम को एसपी सिटी, सीओ ज्वालापुर, एसएचओ ज्वालापुर, उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा विभिन्न पैरामीटरों पर जो सर्वे किया गया उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ऋषिकेश में शहरी विकास एजेंसी की ओर से फरवरी में संचालित की जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों के विरोध में शनिवार को सैकड़ों टेम्पो चालकों ने शहर में विरोध रैली निकाली। आईडीपीएल से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर निगम पहुंचकर समाप्त हुई। यहां चालकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्तावित संचालक के आदेश को रद्द करने की मांग की। कहा कि अगर उनकी रोजी रोटी पर सरकार डाका डालने की कोशिश करेगी तो वह चुप नहीं बैठेंगे और सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। चालकों का कहना है कि शहर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन संभव नहीं है। बावजूद इसके उन्हें विश्वास में लिए बिना शहरी विकास एजेंसी का निर्णय गलत है। बसों के संचालन से जहां उनके हक और बिजनेस प्रभावित होंगे, वहीं शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। इसलिए चालक ने शहर हित में शहरी विकास एजेंसी से इलेक्ट्रिक बसों को शहर में संचालित नहीं करने की मांग कई महीने से कर रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विरोध रैली निकालकर उन्होंने सरकार को अपनी मांगों से आगाह करा दिया है। सरकार अभी भी यदि अपने निर्णय पर अडिग रही तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। विरोध रैली का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि सरकार को पहले स्थानीय लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने और उनका रोजगार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके रोजगार को प्रभावित करने की नीति पर आगे बढ़ना चाहिए। शहर की भौगोलिक स्थिति से सरकार वाकिफ है, बावजूद इसके इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। रोजगार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब लाखों की संख्या में यहाँ पे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं और तो उनको हटाकर नए रोजगार का सृजन कोई मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। सबसे पहले जो रोजगार में यहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और नई किसी बसों का, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऋषिकेश की ऐसी नहीं भी है कि 27 बसें यहाँ संचालित हो सकें, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं चाहती है, अपना निरस्तीकरण का नहीं वापस लेती है, तो ये लगातार हमारी जितने भी वाहन हैं तकरीबन 1800 से 2000 वो हम नगर निगम कार्यालय में जमा करा देंगे और तब तक जमा कराएंगे जब तक सरकार वापस नहीं लेती है। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम का लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र आज एक बार फिर पुलिस छापनी में तब्दील नजर आया। मामला विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने का रहा। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सैकड़ों लोग जानकी सेतु की पार्किंग में एकत्रित हुए, जहां से वह नारेबाजी के बीच जुलूस निकालते हुए लक्ष्मण झूला थाने पहुंचे। यहां लोगों ने जमकर नारेबाजी की और विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के दौरान गंगा भोगपुर स्थित मननतारा रिजॉर्ट पर सबसे पहले विधायक रेणु बिष्ट पहुंची और उन्होंने सबूतों को नष्ट करने के उद्देश्य से रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया। इस गंभीर मामले में आज तक विधायक पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके अलावा वीआईपी के नाम का भी उजागर न होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल है। सरकार ने भले ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संतुष्टि कर दी हो, लेकिन सिटिंग जज की निगरानी में इस जांच की वकालत नहीं करना भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। साथ ही तहरीर देने गए लोगों ने साफ कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो राज्य की एक बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं। अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए ये क्रम लगातार जारी रहेगा, इसलिए पुलिस उनकी दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करे। मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि कुछ मांगों को लेकर लोगों ने तहरीर दी है, जिस पर नियमानुसार जांच के बाद कार्रवाई होगी।
कुछ डिमांड्स रखी हैं और नियमानुसार उस तहरीर पे कार्रवाई की जाए। कुछ डिमांड्स रखी हैं और नियमानुसार उस तहरीर पे कार्रवाई की जाए। कुछ डिमांड्स रखी हैं और नियमानुसार उस तहरीर पे। भंडारी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम पहाड़ वासियों के लिए ये हमारी अस्मिता, हमारे मान सम्मान और हमारी गरिमा को बचाने की लड़ाई है। पहले योजनाबद्ध तरीके से हमारे जल जंगल जमीन छीने गए, हम चुप रहे। अब बात हमारी अस्मिता पे आ गई है, हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने सुरेश राठौर को कहते हुए सुना होगा कि ये पहाड़ी इस वीआईपी को छोड़ेंगे नहीं, इस गट्टू को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सुरेश राठौर एकदम सही था, हम इस वीआईपी को नहीं छोड़ेंगे, धरती के नीचे से भी चीर के निकालेंगे। हमारी रगों में वीर माधव सिंह भंडारी का खून बहता है। हम अपने साथ सिरदेव सुमन जैसा साहस लेके चलते हैं। अगर कोई इस गलतफहमी में हो कि हमारी बहन बेटियों की असीमत लूट के वो बच जाएगा, तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं बता देना चाहता हूं आपको, यह राज्य हमने सीने पे गोली खा के लिया है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक युवक को गांव के कुछ लोगों द्वारा सीमेंट के खंभे से बांधकर हंगामा करते और उसके साथ मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। घटना सामने आने के बाद इलाके में तनाव और चर्चाओं का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक ये मामला बाजपुर क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। आरोप है कि पकड़ा गया युवक कथित तौर पर बदनीयत से एक घर में घुस गया था। ग्रामीणों का दावा है कि युवक ने घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। जैसे ही महिला ने शोर मचाया, मोहल्ले के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़ लिया। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने युवक को सीमेंट के खंभे से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। सूचना मिलते ही बाजपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को खंभे से बंधन मुक्त कराकर अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि युवक पर लगाए आरोपों में कितनी सच्चाई है और मारपीट करने वाले लोगों की भूमिका क्या रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें आज एक सूचना मिली पुलिस को कि गांव भटपुरी में गांव के लोगों ने एक युवक को बंधक बना रखा है। पुलिस मौके पे पहुंची तो यह पता लगा कि जो युवक है, युवक किसी घर में था और जहां पर कोई संबंधित कोई महिलाएं थी। तो पुलिस ने जो गांव वाले थे उन्हें समझा बुझाकर उस युवक को अपने पास दिया, अपने कब्जे में लिया और इस मामले की संबंधित के खिलाफ जांच की जा रही है और जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर है इसकी जांच की जा रही है। जैसी भी तहरीर आएगी उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 23 जनवरी को हुई बर्फबारी ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी और अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आए। दिसंबर बीतने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में हुई इस बर्फबारी ने पर्यटकों को आनंदित किया। वहीं मैदानी क्षेत्रों से आए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। हालांकि सड़कों पर बर्फ जमने के कारण कई वाहनों को स्काइडिंग और फंसने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की जानकारी के अनुसार 24 जनवरी की सुबह तक प्रदेश भर में कुल 66 सड़कें बाधित थी, जिनमें 6 नेशनल हाईवे, 6 स्टेट हाईवे, 3 MDR, 1 BDR, 24 PWD और 26 ग्रामीण सड़कें शामिल थी। SDRF की टीमों ने बर्फ में फंसे करीब 100 पर्यटकों और 20 से 25 वाहनों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसके लिए JCB मशीनों का उपयोग कर बर्फ हटाई गई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अधिकांश सड़कें अब साफ कर दी गई हैं और जो सड़कें अभी बंद हैं उन्हें आज रात तक खोल दिया जाएगा। बर्फबारी से उद्यानिकी की फसलों को भी लाभ मिला और मौसम में शुष्कपन कम हुआ। आपदा प्रबंधन सचिव ने पर्यटकों को सलाह दी कि पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन सावधानी से चलाएं और फिसलन वाले स्थानों पर गति नियंत्रित रखें।
साथ ही जिला स्तर पर चूना और नमक छिड़काव करके सड़कों पर पाले के प्रभाव को कम किया जा रहा है। प्रदेश भर में स्थिति सामान्य है। जहां भी सड़कें बंद हैं वहां मैन पावर और मशीनें तैनात हैं जो तत्काल उन्हें खोलने का काम कर रही हैं। बिजली आपूर्ति में हुई कुछ बाधाओं को भी जल्द ही दूर किया जाएगा। कुल मिलाकर बर्फबारी ने उत्तराखंड के पर्यटन और प्राकृतिक वातावरण को एक नया जीवन दिया हुआ है। हमारी सभी जनपदों के साथ में 1 घंटे पहले बैठक हुई है। सभी जनपदों को विधिवत बता दिया गया है। तो हमारी अभी जनपदों द्वारा बताया गया है कि किसी भी जनपद में किसी भी स्थान पर कोई आदमी फंसा हुआ नहीं है और रास्ते मैक्सिमम हमारे क्लियर हो गए हैं। लगभग 40 के आसपास रास्ते बंद हुए थे हमारे, जिसमें से अधिकांश को खोल दिया गया है। कुछ रास्ते बचे हुए हैं जिनको आज रात तक खोल दिया जाएगा। सभी रास्तों को खोलने की कार्रवाई चल रही है। किसी प्रकार से कोई विघ्न बाधा नहीं है इस समय। और जो बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, ये काफी लाभदायक रही है उत्तराखंड के लिए। किसानों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। जो हमारी औद्यानिक फसलें हैं उनको काफी फायदेमंद रहा है, फसलों के लिए फायदेमंद रहा है। और जो मौसम का जो शुष्कपन था वो समाप्त होगा काफी हद तक, तो लोगों के लिए भी अच्छा है। तमाम तरह की बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा था, वो सब चीजें भी उसमें। सरोवर नगरी नैनीताल में हुई बर्फबारी ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। बर्फबारी के बाद नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सड़कें और नैनी झील के आसपास का इलाका पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का जमकर आनंद लेते नजर आए और कई स्थानों पर लोगों ने फोटो और वीडियो भी बनवाए। हालांकि बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल में विद्युत व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति बाधित रही। पूरी सरोवर नगरी रात भर अंधेरे में डूबी रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने के कारण मोबाइल फोन चार्ज न होने से संचार व्यवस्था भी प्रभावित रही और कई इलाकों में नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया। इधर बर्फ जमने के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। कई जगह वाहन रेंगते हुए नजर आए। वहीं कुछ मार्गों पर पुलिस ने एहतियातन वाहनों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें रात से ही व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटी रही। दूसरी ओर मौसम की इस मार के बावजूद पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले नजर आए। होटल, रेस्टोरेंट और टैक्सी कारोबारियों को उम्मीद है कि बर्फबारी के चलते आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फबारी जहां एक और परेशानी लेकर आई, तो वहीं दूसरी ओर नैनीताल की खूबसूरती भी बढ़ गई। फिलहाल अपना उत्तराखंड में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।